बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मुनीब हसन, लेक्चरर केमिस्ट्री, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में वाली स्टूडेंट्स। आपको सुपीरियर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। अब जो है स्टूडेंट, आप सेकेंड ईयर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पोर्शन है, तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसमें इंट्रोडक्शन है इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। तो आज जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जो है वो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसका जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे बेसिक। तो लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है, पहले आपने जो प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जो ओल्ड डेफिनेशन है, तो वो हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर नहीं होते। जैसा कि एक फेमस एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कुछ इस तरह है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या होनी चाहिए? उसमें कार्बन भी मौजूद होना चाहिए और हाइड्रोजन भी मौजूद होना चाहिए। और फिर उनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। उनके डेरिवेटिव्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं। तो और बहुत से कंपाउंड्स भी डेरिवेटिव्स में शामिल होते हैं। तो केमिस्ट्री इनिशियली आपको पता है केमिस्ट्री क्या होती है। इसमें हम मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से एक बहुत फेमस थ्योरी थी। पहले क्या सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वो जो वाइटल फोर्स है वो बेसिकली लिविंग थिंग्स में मौजूद होती है। प्रीवियसली ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्रिजिलियस ने दिया था 1808 में। ठीक है, और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त सिंथेसाइज नहीं हुए थे लेबोरेटरी में, तो ये काफी जो है वो रिनोन थ्योरी थी उस टाइम पे। इसको बायोफोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन फिर 1828 में फ्रेडरिक वोलर एक जर्मन केमिस्ट थे, तो उन्होंने जो है वो फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। उस कंपाउंड का क्या नाम था? यूरिया। और यूरिया जो प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक वोलर ने, तो वो अमोनियम साइनाइड से जो है वो प्रिपेयर किया था। तो अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, तो इससे जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ब्रोक डाउन हो गई थी। उसका जो है वो इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया था। तो अब जो है वो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो लेबोरेटरी में या हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके लिए कोई वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर इसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब जो है वो खुद सिंथेसाइज होते हैं। ये जो सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनाइड से बेसिकली वोलर ने, तो सबसे पहले उसने अमोनियम साइनाइड को प्रिपेयर किया था अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड से। इससे हमारे पास अमोनियम साइनाइड आ जाता है। अमोनियम साइनाइड को फिर जो है वो उसने हीट किया था, तो वो अमोनियम साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो गई थी इनटू यूरिया। तो यूरिया जो है वो प्रिपेयर हुआ था। यूरिया एक वेल नोन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एज फर्टिलाइजर भी यूज होता है प्लांट्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या सोचा जाता था कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, लेकिन एक्चुअली जो है वो बाद में हमें पता चला कि उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बताया जैसा कि आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उनकी स्टडी और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द कंपाउंड्स व्हिच कुड बी थॉट ऑफ एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, हम फीचर्स को स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेसिस है वो कहाँ से आई है? ठीक है, और इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? बेसिकली जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के लिए एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली।
तो अब इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की बेसिस क्या है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम स्टडी करेंगे कार्बन की, कि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन आपने 10th में भी स्टडी किया होगा। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करता है, बॉन्ड बनाता है, उसमें सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, और फिर ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और इसके लिए फिर हम उनको स्टडी करने के लिए एक अलग जो है वो ब्रांच रिक्वायर्ड होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब कार्बन जो है वो आपको पता है कि एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें एक मेटल का कैटायन होना चाहिए और नॉन मेटल एनाइन होना चाहिए। इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जब मेटल्स नॉन मेटल्स की बात आती है तो नॉन मेटल्स में जो जिस तरह कार्बन है तो विद अदर कार्बन एटम, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन एटम देता है, इस तरह ये आपस में जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन विद अदर कार्बन एटम्स, और बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन आयनिक इन नेचर होते हैं, इसलिए आयनिक रिएक्शन जो है वो ये नहीं दे सकते। थर्ड जो प्रॉपर्टी है तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो उनकी बिहेवियर जो होता है वो सिमिलर होता है। इसके जो है वो इसको एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है विद एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कि जिस तरह फर्ज किया हमारे पास अल्केन्स हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो उनको हम अल्केन्स में स्टडी करते हैं। अब अल्केन्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, मीथेन से स्टार्ट होते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। बहुत सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में मिलकर अल्केन्स बना सकते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली ये आपस में रिलेटेड होती हैं। जितने भी अल्केन्स हैं तो उन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड होती हैं। फिर इनको एक एक्स्ट्रा जो है वो होमोलॉगस सीरीज में जो है वो इनको हम ले सकते हैं। इसके अलावा फिर अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, इसके अलावा अल्कोहल्स होते हैं, बहुत सारी फिर इस तरह होमोलॉगस सीरीज हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो उनका एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप होता है, उनका बिहेवियर जो है वो सिमिलर होता है। फिर हम आते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत लार्ज भी होते हैं, बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट भी होते हैं, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च वगैरह हो गए, तो बहुत ज्यादा लार्ज जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके जो है वो कम्प्लेक्सिटी भी उनकी जो है वो बढ़ जाती है। यूजुअली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरह स्टार्च है तो स्टार्च का फार्मूला लिखा हुआ है C6H10O5, इसका जनरल फार्मूला है, और इसमें N, ठीक है, N नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, C6H10O5 यूनिट्स। N में N जो है वो सेवरल थाउजेंड्स हो सकता है, तो 1000 में इनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और बहुत बड़ा एक जो है वो मॉलिक्यूल है स्टार्च। तो अब स्टार्च बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरह जो है वो कम्प्लेक्स होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली बड़े भी होते हैं और कम्प्लेक्स भी होते हैं। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आइसोमरिज्म जो है वो ज्यादा कॉमन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। आइसोमरिज्म आगे जाके हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि दो तरह की आइसोमरिज्म होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है। दोनों जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। आइसोमरिज्म होता क्या है? तो आइसोमरिज्म की जो प्योर डेफिनेशन है वो क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कंपाउंड जो होता है उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो इस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है? आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम।
तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, और इस तरह इस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, आइसोमरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। बाकी रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जितने भी रिएक्शन हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है तो वो रिएक्शंस कंपैरेटिवली स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम आयनिक रिएक्शंस की बात करें। आयनिक रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, इसकी वजह से जो है वो इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और यील्ड भी जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि वो पोलर होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक एक आपने जो है वो फेमस जो है वो प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो पोलर कंपाउंड अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल बेसिकली पानी में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पानी में इनसॉल्युबल हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कॉमन कौन कौन से हैं, बेंजीन है, ईथर है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं, और बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो पोलर हैं तो वो फिर पानी में डिसॉल्व होते हैं, जिसकी जो है एक कॉमन एग्जांपल है अल्कोहल जो है वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में जो है वो OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, और वाटर में भी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से वो पानी में डिसॉल्व होता है। बाकी सारे के सारे नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, फर्स्ट ईयर में, एक नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर जो कंपाउंड होते हैं तो उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं। तो नॉन पोलर जो है वो फिर नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि उनके दरमियान जो है वो फोर्सेज की नेचर जो है वो सेम है। तो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड होता है। कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग।